हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फैंटास्टिक। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या क्लास 12 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उसका आंसर्स भी बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोगों का हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी पिछले हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया पार्ट 1, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया पार्ट 2, इस तरीके से मैंने जो ये अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का जो कई अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके इसके लिए कंटेंट्स तैयार किए थे। ये कंटेंट्स मैंने YouTube पे आपको अवेल कराया। इसका सबसे बेनिफिट उन बच्चे को होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, खास करके वो क्लास 12 बोर्ड के हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे टॉपिक्स में कम समय में उसको वो आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन आंसर से पहले, यानी इस YouTube लेक्चर का जो पहला लेक्चर था वो मेरा हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। लेकिन अब कुछ ऐसे टॉपिक्स में अगले लेक्चर से लाऊंगा जिसे आमतौर पे काफी कह सकता हूं, लोग उसे काफी टफ सब्जेक्ट मानते हैं, लोग उसे काफी लेंदी चीजें मानते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके मैं अगले क्लासेस में अवेलेबल होऊंगा। जैसे देखिए, चूंकि मैंने शुरू के क्लास में बता दिया कि क्लास 6 to 12 का जो एनसीईआरटी है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी हो, उस तमाम चीजों को लेके हमें आना है। तो क्लास 12 के हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया और क्लास 12 के हिस्ट्री का मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम क्लास 10 का, चूंकि क्लास 10 का जो सीबीएसई का जो सोशल साइंस है, जो एनसीईआरटी का किताब है, उसमें भी देखेंगे कई सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उस टॉपिक्स पे कई सारे अलग अलग छोटे छोटे और कह सकते हैं बहुत ही एक छोटे कंटेंट्स में, बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में आपको मैं समझाऊंगा और देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में कितना ज्यादा मजा आता है। चलिए, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं लाऊंगा। लेकिन इससे पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो एक आध दो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो यूपीएससी का पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है और शुरुआत का जो एक दो क्वेश्चंस है यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है, आप उस चीजों को समझिए। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला सवाल देखिए अब यूपीएससी कैसे सवाल को पूछती है। रिगार्डिंग द आईवीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शंस है और आपको यह बताना है कि चार ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? It was means IVC in the sense Indus Valley Civilization, that is Harappan civilization. तो it was predominantly a secular civilization and the religious element though present didn't dominate the scene. यानी पहला लाइन हमें क्या कह रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। अगर सेकुलरिज्म को, हिंदी में सेकुलरिज्म को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, अगर उस सेकुलरिज्म को आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखना चाहें तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? यानी किसी कंट्री के अंदर जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन को डिक्लेयर ना किया जाए, यानी किसी देश के अंदर में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब तक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर ना किया जाए तो वो कंट्री एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। क्यों सेकुलर कंट्री? बिकॉज ऑल द रिलीजन्स are treated equally, all the religions are given equal respect, they are provided equal opportunity। यानी हमारे देश में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज ना देके सबको सेम राइट, सेम रिस्पेक्ट और सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक उसी तरीके से ये पहला लाइन क्या कह रहा है कि इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। इट वाज मींस क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो सेकुलर सिविलाइजेशन था and the religious element though present didn't dominate the scene। अगर उस चीजों को, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लेगेसी को लेके, धरोहर को लेके अगर आज भी हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि इवन वो सेकुलरिज्म आज भी मेंटेन्ड है। यानी उस समय भी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट नहीं करती थी, ठीक है, और आज भी इंडिया के अंदर में कोई पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट नहीं कहता है। तो पहला लाइन तो सही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सेकुलर सिविलाइजेशन। दूसरा, ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब क्या? हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड देखा था उसमें कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। यानी भारत के अंदर में उस टाइम पीरियड में कॉटन का इस्तेमाल हुआ करता था, कपास का इस्तेमाल होता था ये किसमें? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, कपड़ा को मैन्युफैक्चरिंग करने में। अब देखिए, ये बात भी सही है
कि उस समय कॉटन्स के कह सकते हैं टेक्सटाइल्स बनाए जाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। ये दोनों चीज हम लोगों ने देखा। अब हमारे पास चार क्या दिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि व्हिच वन ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहला सिर्फ एक, वन ओनली, यानी पहला सही है। दूसरा 1 and 2, बोथ 1 and 2, यानी दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है, सिर्फ दूसरा सही है। और चौथा कह रहा है neither 1 nor 2, यानी ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो आप देख सकते हैं कि पहला दोनों सही है, इसलिए हमें यहां पे टिक लगाने की आवश्यकता है ऑप्शन सी पे, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। यूपीएससी का ये पैटर्न है। स्टेट पीसीएस जो है, खास करके बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल 4 ऑप्शंस देते हैं और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होता है। दूसरा सवाल यूपीएससी के पैटर्न पे, और ये जो सवाल है ये यूपीएससी में पूछे भी जा चुके हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसलिए क्या होता है कि जब कभी हमारे पास, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं तो उस क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, वो क्या दिया गया है। वरना कई बार होता है ओवर कॉन्फिडेंस, हमें क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग किसी सवाल का जवाब गलत कर बैठते हैं। Which of the following characterizes the people of IVC? IVC का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। आपको यह बताना है कि यह स्टेटमेंट कितना हद तक उन पे सूट करता है। क्या ये सारे स्टेटमेंट आईवीसी के लोगों के लिए सुटेबल हैं? इस चीजों को हम लोग को देखना है। सबसे पहले, दे पॉसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। देखो, यानी पहला लाइन क्या कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनके पास बड़े बड़े पैलेसेस, महल हुआ करते थे और टेम्पल्स हुआ करते थे। ये तो पहला लाइन गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कोई बड़े पैलेसेस के एविडेंसेस मिलते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की तरह टेम्पल सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं था। यानी वहां पे किसी भी तरह के पृष्ठ के कुछ स्टैच्यू मिले हैं, ठीक है। कई सारे जो गॉड वहां पे जो देवताओं की जो पूजा होती थी उनके कई सारे क्या मिले, कह सकते हैं उनके स्टैच्यू कई सारे मिले हैं, लेकिन वहां पे टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो यानी पहला लाइन गलत हो गया, यानी दे पॉसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। दूसरा लाइन, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिडीज। वे मेल और फीमेल दोनों देवताओं की पूजा करते थे। ये सही है। पूछिए कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा वो पशुपति महादेव यानी प्रोटो शिवा का भी पूजा किया करते थे, और वो मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की भी पूजा किया करते थे। यानी दूसरा लाइन सही है। तीसरा लाइन क्या है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, यानी वो युद्ध में, ठीक है, रथ सवार, वो रथ जिसको घोड़ा खींचा करता था, ऐसे रथों का इस्तेमाल किया करते थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि कुछ जगहों से एविडेंसेस जरूर मिलते हैं। जैसे गुजरात के अंदर में एक जगह है सुरकोटड़ा। आप सुरकोटड़ा से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं बोन्स ऑफ हॉर्सेस के, यानी हॉर्सेस के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। बट ओवरऑल, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट अ हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन, यानी वो अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। तो यानी पहला लाइन सही हो गया, पहला लाइन गलत है। वहां पे टेम्पल्स और पैलेसेस के प्रमाण नहीं मिलते हैं। वो बोथ मेल और फीमेल डिडीज को माना करते थे, पूजा करते थे, ये सही है। और तीसरा जो लाइन है वो भी गलत है। यानी आप देख सकते हैं अब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सही है। पहला 1 and 2 ओनली। पहला क्या कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा क्या कह रहा है 1, 2 and 3, यानी तीनों सही है। उसके बाद जो है एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिर्फ दूसरा सही है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कोई सही नहीं है। आपको पता है सिर्फ दूसरा सही है, इसलिए हमारा बी वाला जो ऑप्शन है 2 ओनली वो सही होगा, यानी ये हमारा सही है। चलिए अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। व्हिच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ आईवीसी? ये एनसीईआरटी का क्लास 12th बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हिच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ आईवीसी। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है, जो वहां पे कह सकते हैं जहां जिसकी वहां पे इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पुरा वस्तु क्या है, यानी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट क्या है? तो आपको दिमाग में रखना है, इसका आंसर होगा हड़प्पन सील्स, यानी हड़प्पाई मोहरें, जो एक पत्थर की बनी हुई थी, जिस पत्थर को हम लोग स्टीएटाइट यानी सेलखड़ी का पत्थर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पन सील्स यानी हड़प्पाई मोहरें, और वो किस पत्थर की बनी हुई थी? स्टीएटाइट की, यानी सेलखड़ी पत्थर की। चौथा सवाल क्या है? आईवीसी वाज मैट्रियर्चल और पैट्रियर्चल, ठीक है ना, यानी सिंपल साधारण भाषा में हम लोग समझे या हिंदी में समझना चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। एक बहुत ही कॉमन भाषा में समझना है तो ये समझ लो कि वो कह सकते हैं वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था या वहां पे फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। तो आप इस चीजों को समझिएगा कि आईवीसी
वाज पैट्रियर्चल नॉट बट मैट्रियर्चल इन नेचर, ठीक है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैट्रियर्चल एलिमेंट्स जो था वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा था पैट्रियर्चल को, इसलिए हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ना कि पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल मैं बताता हूं, उस सवाल को आप चाहे तो रिपीट कर चीजों को देख के पीछे बैक करके आप लिख सकते हैं और उसका आंसर भी मैं बता रहा हूं। अगला सवाल है द ग्रेट बाथ ऑफ आईबीसी इज फाउंडेड, यानी कह सकते हैं ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार जो है वो कहां से पाए गए हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। यानी हमारा ये सवाल क्लियर हो गया। अगला सवाल है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डैश एज्ड सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉपर एज सिविलाइजेशन था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आयरन एज सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉपर एज सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज्ड सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पाई सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। और कांसा को कैसे बनाया जाता है, ब्रॉन्ज, ये कॉपर प्लस टीन को मिक्स करके ही ब्रॉन्ज बनाया जाता है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अगला सवाल है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, अब 3 ऑप्शन है, अब प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन और हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अब समझिए, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन और हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। आपको मैंने एक चीज बताया था पिछले क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता में लिटरेसी तो थी, वहां पे स्क्रिप्ट भी वहां के कई सारे मिले हैं, बट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज स्टिल अनडेसिफर्ड, यानी अभी तक वहां के स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा चुका है। और इस सवाल का जवाब भी आपको ये पता होना चाहिए, ये प्री हिस्टोरिक नहीं है, ये हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी नहीं है, बल्कि प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। प्रोटो हिस्टोरिक का 2 तरीका है, 2 तरीके से कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। पहला क्या होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट तो मिले हैं, यानी वहां पे राइटिंग स्किल्स प्रिवेल्ड थे, बट उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। दूसरी चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में किसी दूसरे सिविलाइजेशन के कह सकते हैं सोर्सेस में चर्चा किया गया है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का चर्चा हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया के सोर्सेस से, राइटिंग एविडेंसेस से मिलते हैं। इसलिए दोनों तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अगला सवाल देखिए, ये बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा वाज, अब हड़प्पा का जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था। 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला है फेयरली इगैलिटेरियन, दूसरा ऑप्शन है स्लेव लेबर बेस्ड, कलर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, ठीक है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, इगैलिटेरियन का मतलब होता है जिस सोसाइटी के अंदर में कह सकते हैं बहुत ज्यादा रिच और पुअर के बीच में गैप नहीं हो, जिस सोसाइटी के अंदर में कह सकते हैं इकोनॉमिक गैप ना हो, जिस सोसाइटी के अंदर में पॉवर्टी बहुत ज्यादा नहीं हो, जिस सोसाइटी के अंदर में वेल्थ और रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली हो, उसको हम लोग इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या था, एक फेयरली इगैलिटेरियन था, या कास्ट बेस्ड था, या वर्ना बेस्ड था, या जो भी था, तो आपको बताना है इट वाज अ फेयरली इगैलिटेरियन सोसाइटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगला सवाल, व्हिच वाज द ओनली आईबीसी साइट with an man-made dockyard, यानी which was the only IBC site जिसके पास man-made dockyard का एविडेंस मिलता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा साइट है जहां से man-made dockyard यानी मानव निर्मित बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। गुजरात के अंदर वो जगह है लोथल। अगला सवाल देखिए, द हड़प्पन्स वाज नॉट अवेयर ऑफ, हड़प्पन्स लोग किस चीजों को लेके अवेयर नहीं थे। पहला एग्जांपल देखिए, आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा गोल्ड एंड सिल्वर, चौथा ब्रॉन्ज। तो आपको एक ऑप्शन लगाना है आयरन। गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन थी, ब्रॉन्ज के बारे में उनको इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, कॉपर के बारे में उनको इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आयरन के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी। चलिए अगला सवाल हम लोगों को अब यहां पे आ रहा है, द हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशनशिप विद, हड़प्पा का कमर्शियल रिलेशनशिप यानी वाणिज्यिक कह सकते हैं रिश्ते संबंध किन देशों के साथ थे, ठीक है ना, किन सिविलाइजेशन के साथ थे। तो आपसे पूछा जाएगा ईरान के साथ, आपसे पूछा जाएगा म्यांमार के साथ, और तीसरा ऑप्शन अगर दे दे आपको मेसोपोटामिया के साथ, तो आप डालिएगा मेसोपोटामिया, यानी हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशनशिप्स विथ मेसोपोटामिया। अगला सवाल, द मैच्योर फेज ऑफ आईबीसी इज डेटेड टू, हड़प्पन सिविलाइजेशन का अचानक इमरजेंस तो हुआ नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम लोगों ने देखा कि ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली वो सिविलाइज्ड क्या हुआ, इमर्ज हुआ, और धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को ओवरऑल 3 फेजेस में बांटा गया है, जो हम लोग पहले के क्लास में देखे थे, अर्ली हड़प्पन फेज,
मैच्योर हड़प्पन फेज और लेटर हड़प्पन फेज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है वो 2600 बीसी टू 1900 बीसी, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल हड़प्पन साइट्स। फिर से सवाल सुनिए, द मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड एट ऑल हड़प्पन साइट्स, वो कौन सा जानवर है, ठीक है, जो ज्यादातर हड़प्पन साइट से कॉमनली मिले हैं। तो यूनिहॉर्न बुल, यानी एक सींग वाला जो सांड है वो ज्यादातर जगहों से मिले हैं, जिसको हम लोग यूनिहॉर्न बुल कहते हैं। अगला सवाल, हु इज कॉल्ड पुरंदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पुरंदर किसे बोला गया है, यानी कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कह सकते हैं फॉरेन इन्वेशन, यानी विदेशी आक्रमण हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। और विदेशी आक्रमण में ऋग्वेद का एग्जांपल लेते हैं आर.ई.एम. व्हीलर। कौन? आर.ई.एम. व्हीलर ऋग्वेद का एग्जांपल लेते हैं और ऋग्वेद में इंद्र को कह सकते हैं गॉड ऑफ, यानी सिंपल कह सकते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। और जब आप ऋग्वेद को स्टडी करोगे तो ऋग्वेद में इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता है, यानी किला का विध्वंस करने वाला। तो उन्होंने ऋग्वेद का एग्जांपल देके ये बताया आर.ई.एम. व्हीलर ने कि इसको नष्ट करने में इंद्र का बहुत बड़ा योगदान है और उसी इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि इस सिविलाइजेशन के अंदर में आर.ई.एम. व्हीलर ने पुरंदर शब्द का इस्तेमाल, या पुरंदर किस गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आप कह सकते हैं इंद्र। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम। हड़प्पा के जो स्क्रिप्ट थे वो किधर से किधर लिखे जाते थे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, समझिए। तो हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी स्टाइल में लिखा जाता था। ब्राह्मी का मतलब होता है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट था वो किधर से किधर लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट की तरफ। चलिए अगला सवाल है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का लोकल नेम यानी स्थानीय नाम क्या है, माउंड ऑफ द डेड, यानी जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, व्हिच वाज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट फोर्टिफिकेशन। व्हिच वाज द ओनली आईवीसी साइट विदाउट फोर्टिफिकेशन, यानी आईवीसी का वो कौन सा साइट है जिसका फोर्टिफिकेशन नहीं था। तो आप सिंपल कह सकते हैं चन्हुद्रो था, ठीक है। वो चन्हुद्रो जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, जो एक फेमस क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के लिए जाना जाता है, प्रमुख शिल्प उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, which among the following has not been found in the excavation of Harappan sites। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और यह बताया गया कि इन चार ऑप्शंस में कौन सी चीजें हैं जो हड़प्पन साइट से नहीं पाए गए हैं। पहला सवाल ड्रेन्स एंड वेल्स, दूसरा सवाल फोर्ट, तीसरा रिजर्वॉयर। देखिए ड्रेन्स एंड वेल्स पाए गए हैं, फोर्ट किलाबंदी जो होता था वो भी पाए गए हैं, रिजर्वॉयर धौलावीरा से रिजर्वॉयर भी पाए गए हैं, चौथा है टेंपल्स, तो टेंपल्स नहीं पाए गए इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है वो समझिएगा। अब हम लोगों को यहां पे एक सवाल को ये सॉर्ट आउट करना है, समझिएगा यहां पे क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, C14 मेथड इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी एंशिएंट रिमेन्स को, किसी भी एंशिएंट मटेरियल्स को डेटिंग करना हो, उसके एज्ड का पता लगाना हो कि वो कितना पुराना है, उसके लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन 14, या उसको हम लोग कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। तो यहां पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड द मैच्योर फेज ऑफ आईवीसी, मैच्योर फेज ऑफ आईवीसी कितना है, तो अभी आपको मैंने बताया था 2600 बीसी टू 1900 बीसी। अगला सवाल देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन इन इंडस वैली। आपको यह पता होना चाहिए कि एक समय जब हमारा इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, यानी दिस कंट्री वाज सब्जुगेटेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिश हमें इलिटरेट समझ रहे थे, ब्रिटिश हमारे बारे में कई सारे गलत गलत र्यूमर्स दुनिया के बीच फैला रहे थे। उस समय 1924 में हमारे इंडिया के जो कह सकते हैं एएसआई के जो डायरेक्टर थे, जिनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर उस समय थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, 1924 में दुनिया के सामने उसने घोषणा किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता मौजूद थी और उसके प्रमाण मिल चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये अनाउंसमेंट किसने किया,
है ना, कि हु अनाउंस्ड, यहां पे क्या सवाल था, हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन इन इंडस वैली। इंडस वैली में एक प्राचीन सभ्यता होने का घोषणा किसने किया, इसका जो पुख्ता सबूत के साथ घोषणा किसने किया, इसको प्रमाणित किसने किया, तो 1924 में जॉन मार्शल किया। वो जॉन मार्शल जो 1924 के टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। अगला सवाल, हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किसने किया, बहुत ही आसान है। 1921 में हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के तट पे है, उस जगह का एक्सकेवेशन क्या था, दयाराम सहनी ने, यानी 1921 एक्सकेवेटेड बाय दयाराम सहनी। मोहनजोदड़ो जिसे आप माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, उसका एक्सकेवेशन क्या था, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। वो कब क्या था, 1922 में, यानी हड़प्पा का एक्सकेवेशन 1921 में हुआ, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन 1922 में हुआ। एक का 1921 का एक्सकेवेशन किसने किया, दयाराम सहनी ने, और दूसरा का एक्सकेवेशन किया 1922 में राखाल दास बनर्जी। और ये एक्सकेवेशन के तुरंत बाद, चूंकि यहां से कई सारे सिमिलर मटेरियल्स मिले, सिमिलर रिमेन्स मिले, और इसको देखते हुए 1924 में एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे, उसने दुनिया के सामने घोषणा कर दिया कि इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडस वैली में एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और बहुत ही अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, बहुत ही फ्लोरिश सिविलाइजेशन यहां पे कह सकते हो अस्तित्व में हुआ करती थी कुछ सालों पहले। चलिए, अगला हमारा सवाल क्या है, द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फाउंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो रूइंस है, अवशेष हैं, वो कौन से नदियों के किनारे पाए गए हैं। तो पहला हड़प्पा आपको पता है, रावी रिवर, और दूसरा मोहनजोदड़ो इंडस रिवर। अगला सवाल हमारे पास यहां पे क्या है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिलों में पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर पंजाब में है, और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है मोंटगो मैरो डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पाया जाता है, और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, और वहां के सिंध प्रोविंस में पाया जाता है। यानी हड़प्पा का डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, मोंटगो मैरो, और मोहनजोदड़ो का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा लरकाना डिस्ट्रिक्ट। चलिए, अगला सवाल क्या है, व्हिच वाज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। अगर सवाल ऐसा आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से साइट्स हैं, ठीक है, कौन सा साइट्स है जिसमें सिटाडेल नहीं हुआ करता था, सिंपल इसका आंसर होगा चन्हुद्रो, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, फेमस क्राफ्ट सेंटर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे, द स्क्रिप्ट ऑफ आईबीसी वाज। आईबीसी का स्क्रिप्ट कैसा था, चार ऑप्शन है आपके पास, पर्शियन था, द्रविडियन था, संस्कृत था, अनडेसिफ्रेबल था। अनडेसिफ्रेबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा नहीं जा चुका है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी अनडेसिफ्रेबल। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल हम लोग यहां पे देखते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को क्या महत्वपूर्ण एवं प्रीसियस चीजें ब्यूरीड करने में विश्वास था। देखो, ये मैंने बताया है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों मरने के बाद उनको दफनाया भी जाता था, और दफनाने के साथ साथ जब डेड बॉडी के साथ कुछ यूटेंसिल्स, कुछ ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, ऐसे चीजें भी उनके साथ दफनाए जाते थे, ठीक है। तो आपसे, लेकिन बहुत कम ऐसे ब्यूरियल साइट्स हैं, ठीक है, जहां से महंगी चीजें मिले हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग को डेड बॉडी के साथ महंगी चीजें दफनाने में विश्वास नहीं था। तो पूछा जाएगा क्या विश्वास था उनको महंगी चीजें दफनाने में, तो आप बोलेंगे विश्वास नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका क्लास 12th बोर्ड हो, दूसरा चीज है आप कॉम्पिटिटिव हो, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करेगा। बाकी जो चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया अलग अलग पार्ट्स में, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, मैं जो अगले कुछ दिनों में टॉपिक लाऊंगा, अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेंथी जिसको आप समझते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से उसको पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।